Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Biology with Hamza Ramzan. Let's talk about the chapter reproduction. आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं मेल के अंदर, वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से स्पर्म प्रोडक्शन होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस किस तरह से काम करती है, और इसमें से एमडी कैट के अंदर कौन कौन से एमसीक्यूज जो बन सकते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया पर मुश्तमिल होता है। देयर इज अ रीजन फॉर दैट। जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं दे लाई आउटसाइड द बॉडी, क्योंकि जो स्पर्म प्रोडक्शन होती है, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो आइडियल टेम्परेचर है दैट इज अबाउट 35 डिग्री सेल्सियस, और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये वाली जो चीज है ये एमसीक्यूज में काफी दफा पूछी जाती है कि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो आइडियल टेम्परेचर है वो कौन सा है। तो ये 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। इसी वजह से जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, सिस्टम होता है, दैट इज एन एक्सटर्नल जेनिटेरिया, वो बॉडी के बाहर मौजूद होता है। इसमें जो है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर टेस्टिस का एक पेयर मौजूद होता है जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होता है। उस पाउच को हम लोग स्क्रोटम का नाम देते हैं। और इसके अलावा एक कप्युलेटरी ऑर्गन होता है जिसके जरिए स्पर्म्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रांसफर किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास ये टेस्टिस हैं, यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होंगे। स्पर्म प्रोड्यूस होने के बाद एपिडिडाइमस में जाके स्टोर होते हैं, और एपिडिडाइमस से वो वैस डिफरेंस के जरिए कपिलेटरी ऑर्गन तक पहुंचते हैं। एक काफी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया जाता है इसके बारे में, वो है कि वैस डिफरेंस की जो लेंथ है वो कितनी होती है। तो वैस डिफरेंस की जो लेंथ है वो तकरीबन 30 टू 45 सेंटीमीटर के दरमियान में होती है। अगर हम इंचेस में बात करते हैं तो 12 टू 18 इंचेस इसकी जो लेंथ है वो होती है वैस डिफरेंस की, जो कि एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। एनीवेयर इन बिटवीन दिस इसकी जो लेंथ है वो होगी। अब अगर बात करते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें स्पर्म किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस में एक ट्यूब्यूल मौजूद होती है जिसको हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का नाम देते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सपोज कर लीजिए कि अगर ये एक मेल टेस्टिस है, इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम थोड़ा सा जूम करके, थोड़ा सा इसका एक सेक्शन लेते हैं, उस सेक्शन को जूम करके देखते हैं, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर वाली जो दीवार होती है, इसकी जो इनर लाइनिंग होती है वो जर्मिनल एपिथेलियम से बनी हुई होती है। जो जर्मिनल एपिथेलियम है इसके ऊपर आकर फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करता है, जिसकी वजह से ये डिवाइड होकर जो है वो स्पर्मेटोगोनियम बनाना शुरू करती है। इसके अलावा जो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने एक और सेल को आकर अफेक्ट करना है, दैट इज अ सर्टोली सेल। इनके बारे में एमसीक्यूज पूछा जाता है। अब सर्टोली सेल का एक आइडिया, इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आप लोगों ने नर्वस कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था कि हमारे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स के अलावा न्यूरोग्लिया भी मौजूद होते हैं, जो कि न्यूरॉन्स की नरिशमेंट करते हैं, न्यूरॉन्स की टेक केयर करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर स्पर्म्स को नरिश करने के लिए, स्पर्म्स को बेसिकली पालने के लिए, उनकी ग्रोथ करवाने के लिए सर्टोली सेल्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है जो कि इंटरस्टिशियल सेल्स के ऊपर आके एक्ट करता है टेस्टिस में, और इसने टेस्टोस्टेरोन बनाना है, ठीक है, बनवाने में हेल्प करनी है। एनीवेज, जब भी फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ये जो दीवार होती है इसको हम जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर वो माइटोसिस करवाता है। माइटोसिस के नतीजे में हमारे पास यहाँ पर कुछ सेल्स बनकर रिलीज हो जाएंगे। वो सेल्स जो होंगे उनको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम, और यहाँ से स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है, स्पर्म प्रोडक्शन शुरू होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है इसमें स्पर्मेटोगोनियम में सबसे पहले माइटोटिक डिवीजन होगी, माइटोसिस होगी, और स्पर्मेटोगोनियम जो है ये आगे डिफरेंशिएट कर जाएगा इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये वाली बात हमेशा याद रखनी है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है दैट इज अ डिप्लॉयड सेल, ये हैप्लॉयड नहीं होता। ये वाली बात बच्चों हमेशा याद रखिएगा, ये मल्टीपल टाइम्स एमसीक्यूज में पूछी जा चुकी है ऑलरेडी। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना माइटोटिक डिवीजन से। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर अब रिडक्शन डिवीजन होना शुरू होगी। रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस जो है उसकी दो डिवीजन होती है, उसके दो फेजेस होते हैं, दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप जो होता है मियोसिस 1 का, वो रिडक्शन डिवीजन होती है, उसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिड्यूस होकर हाफ रह जाता है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं इनके अंदर जब रिडक्शन डिवीजन होगी, मियोसिस 1 होगी, तो हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं दे आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स।
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर अगेन मियोटिक डिवीजन होगी जो मियोसिस 2 होगी यहाँ पर, और मियोसिस 2 के नतीजे में हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनेगा, इसको हम कहते हैं स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड्स आर द स्ट्रक्चर्स जो कि डेवलप होते हैं मैच्योर स्पर्म्स के अंदर। स्पर्मेटिड्स जो हैं वो सपोज करने की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी यहाँ पे हमारे पास। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जब जर्मिनल एपिथेलियम डिवाइड की तो बिल्कुल हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम है। जब ये सेल्स आहिस्ता आहिस्ता मिडल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की तरफ आते गए तो मिडल में पहुंचते पहुंचते हमारे पास स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं, जो बिल्कुल किनारों में या पेरिफेरल पार्ट्स में होंगे वो स्पर्मेटोगोनियम होंगे, और मिडल में स्पर्मेटिड्स और मैच्योर स्पर्म्स मौजूद होंगे। तो पेरिफेरल पार्ट जो होता है वो वहां से जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो स्टार्ट होती है, और मिडल में आते आते स्पर्म्स जो है वो कंप्लीटली डेवलप हो चुके होते हैं। इसके बाद आपसे एक एमसीक्यूज ये पूछा जाता है कि भाई जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, हर रोज एक मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन एक स्पर्म को मुकम्मल होने में, मुकम्मल बनने में कितना टाइम लगता है? नॉर्मली बच्चे कहेंगे कि अगर एक दिन में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बन रहे हैं तो ये थोड़े से टाइम के अंदर एक स्पर्म बन जाता होगा, लेकिन दैट इज एक्चुअली नॉट ट्रू। एक स्पर्म की डेवलपमेंट को कंप्लीट होने में तकरीबन 74 डेज का टाइम लगता है। ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब ये एक ही टाइम में मल्टीपल स्पर्म्स, बेसिकली बिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो है वो डेवलप हो रहे होते हैं, दैट इज व्हाई हर रोज मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बन जाते हैं, और फिर भी जो 74 डेज का टाइम है एक स्पर्म को कंप्लीट होने में या उसकी डेवलप होने में लगता है, वो रिक्वायर्ड होता है, वो पूरा होता रहता है। खैर, मूविंग ऑन, आगे चलते हैं जी सीमन की तरफ। अगर हम बात करें स्पर्म की या सीमन की बात करते हैं तो सीमन एक लिक्विड मटेरियल है जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से निकलता है बाहर, मगर सीमन के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पर्म्स मौजूद नहीं होते। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, स्पर्म के साथ साथ कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, जैसे सेमिनल वेसिकल है, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड है और प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये तीन ग्लैंड्स हैं। इन तीन ग्लैंड्स की जो सिक्रीशंस होगी, वो सिक्रीशंस और स्पर्म इन दोनों को मिला दिया जाए, देन इट बिकम्स सीमन। वही वाली बात यहाँ पे भी लिखी हुई है कि सीमन जो है दैट इज बेसिकली द मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ स्पर्म्स एंड द सिक्रीशंस ऑफ दीज एक्सेसरी ग्लैंड्स। अब ये जो एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड है, इनका क्या क्या फंक्शन होता है, इन्होंने सीमन की प्रोडक्शन में क्या क्या कंट्रीब्यूशन करनी है, वन बाय वन इनको देखते हैं। और ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो सेमिनल वेसिकल की अगर बात करते हैं, सेमिनल वेसिकल सबसे पहले आता है, जब वास्ट डिफरेंस स्पर्म्स को लेकर आता है कैपुलेटरी ऑर्गन्स की तरफ, तो सेमिनल वेसिकल जो है वो सबसे पहले आएगा रास्ते में। ये यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर पार्ट के अंदर, पोस्टीरियर बॉर्डर के ऊपर, पीछे वाले बॉर्डर के ऊपर मौजूद होता है। इसकी जो सिक्रीशंस होती हैं सेमिनल वेसिकल की, उनकी जो नेचर है काफी थिक येलोइश और एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है इसका। अब देखिए एल्कलाइन जो सॉल्यूशन है उसकी क्या रीजन है। जो स्पर्म्स हैं वो एसिडिटी के अंदर या एसिडिक इन्वायरमेंट में सरवाइव नहीं कर सकते। जो वेजिनल इन्वायरमेंट है वो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, तो ये जो अल्कलाइन सॉल्यूशन है उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है, बिकॉज स्पर्म्स आर ओनली मोटाइल इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। It is also important for the reversal of acidity of vaginal environment। तो ये वाली बात काफी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछी जाती है, काइंडली इसको याद रखिएगा। इसके बाद जो सॉल्यूशन है इसकी अगर हम बात करते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर म्यूकस मौजूद होता ही होता है, लेकिन सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन के बारे में पूछे जाने वाले जो दो एमसीक्यूज हैं, पहली कि उसकी नेचर कौन सी है, वो अल्कलाइन होती है। दूसरी, उसमें फ्रुक्टोज मौजूद होता है। फ्रुक्टोज एक न्यूट्रिएंट है जो कि स्पर्म्स को रिक्वायर्ड होता है, जो उन्होंने 2-3 दिन सरवाइव करना है, उस काम उस सर्वाइवल के लिए उनको फ्रुक्टोज जो है वो रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा कोएगुलेटिंग एंजाइम्स, एस्कॉर्बिक एसिड एंड प्रोस्टग्लैंडिलिन्स, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो दो चीजें हैं, एक अल्कलाइन सॉल्यूशन और दूसरा फ्रुक्टोज वाला है। टोटल सेमन का 60% मास जो होता है वो सेमिनल वेसिकल के अंदर प्रोड्यूस होता है। वो तमाम जो पॉइंट्स हैं सारे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। सेमिनल वेसिकल से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वी गेट टू सी द प्रोस्टेट ग्लैंड। अब बच्चों, तीन हमारे पास एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं। इन तीनों ग्लैंड्स के अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये वाहिद ग्लैंड है जो कि पेयर की फॉर्म में नहीं है। सेमिनल वेसिकल और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड ये दोनों पेयर की फॉर्म में होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड है ये पेयर की फॉर्म में नहीं होता। इसके अलावा ये काफी यूनिक ग्लैंड है। क्यों यूनिक ग्लैंड है? क्योंकि
ये स्मूथ मसल्स और ग्लैंडुलर टिश्यू दोनों का मिक्सचर है। इजैकुलेशन के लिए स्पर्म्स को बॉडी से बाहर रिलीज करने के लिए एक जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है, जो फोर्स एक्सर्ट की जाती है, वो यहाँ इन स्मूथ मसल से आती है। तो इट प्रोवाइड्स द फोर्स नीडेड फॉर इजैकुलेशन। अब जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसकी सिक्रीशन के बारे में जो एमसीक्यूज आता है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एमसीक्यूज है, वो है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन के बारे में। एक तो ये मिल्की फ्लूइड होता है, ये इतना ज्यादा थिक नहीं होता, और इसका जो न्यूट्रिएंट है वो सिट्रेट है। तो सिट्रेट एक एमसीक्यूज, दूसरा प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये एमसीक्यूज, ये दो एमसीक्यूज प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने ये बात लाजमी याद रखनी है कि ये वो वाहिद ग्लैंड है जो कि पेयर की फॉर्म में नहीं है, सिंगल है, और इसके अंदर मसल्स मौजूद होते हैं। एनीवेज, जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है, पीएसए है, ये एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। ये इजैकुलेशन के चंद मिनट के बाद जो सीमेन है उसको लिक्विफाई करना स्टार्ट कर देता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, ताकि स्पर्म्स को न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिल सकें। अगर हम बल्बोरेथर ग्लैंड की बात करते हैं, बल्बोरेथर ग्लैंड जो है, इनकी सिक्रीशन बहुत ज्यादा नहीं होती। सीमन के अंदर अ कपल ऑफ ड्रॉप्स हैं वो बल्बोरेथर ग्लैंड के अंदर की उनकी सिक्रीशन होगी, लेकिन इसकी सिक्रीशन काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी सिक्रीशन मल्टीपल रीजंस के लिए इंपॉर्टेंट है। बल्बोरेथर ग्लैंड को हम लोग काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज में कभी कभार बल्बोरेथर ग्लैंड कह दिया जाता है, कभी कभार काउपर्स ग्लैंड कह दिया जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज आपने नहीं होना, आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास बल्बोरेथर ग्लैंड है और काउपर ग्लैंड है, दोनों बेसिकली एक ही ग्लैंड का नाम है। इसमें क्या करना होता है, जब भी सीमन का एक बल्क रिलीज होना है ना, उससे चंद सेकंड्स पहले, चंद मोमेंट्स पहले बल्बोरेथर ग्लैंड अपनी सीक्रेशन को निकाल देता है। उसकी मेन रीजन ये होती है कि जो ये सबसे आगे मौजूद है और ये यूरिथ्रा को क्लीन करेगा। यूरिथ्रा के अंदर अगर कोई भी यूरिन रेजिड्यू रह जाए, यूरिथ्रा के अंदर उस यूरिन रेजिड्यू की वजह से जो इन्वायरमेंट है वो एसिडिक हो जाता है। तो इस काउपर्स ग्लैंड ने उस एसिडिक इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपनी सिक्रेशन रिलीज कर देनी है। तो द बल्बोरेथर ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड रिलीजेस इट्स सिक्रेशन प्रायर टू द रिलीज ऑफ द बल्क ऑफ द सीमन, कि सीमन के रिलीज होने से पहले इसने अपनी सिक्रेशन निकाल दी। उसका काम क्या है कि इट न्यूट्रलाइजेस एनी एसिड रेजिड्यू इन यूरिथ्रा लेफ्ट ओवर फ्रॉम यूरिन। उसके अलावा बल्बोरेथर ग्लैंड के अंदर कुछ स्पर्म्स भी मौजूद होते हैं, स्टोर हुए होते हैं। स्पर्म्स भी इसकी सिक्रेशन के साथ रिलीज हो जाते हैं। तो अगर कोइटस इंटरप्टस किया जाए कि सीमेन की रिलीज होने से पहले ही जो कप्युलेटिंग ऑर्गन है उसको बॉडी से निकाल लिया जाए बाहर, लेकिन उससे प्रेगनेंसी प्रिवेंट नहीं होती। नॉर्मली द विथड्रॉल ऑफ पीनस फ्रॉम द वजाइना बिफोर इजैकुलेशन टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी में नॉट वर्क, बिकॉज बल्बोरेथर ग्लैंड पहले ही अपनी सिक्रेशन जो है वो रिलीज कर चुका होता है। दैट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एमसीक्यूज में पूछा जाता है। अगर हम इनकी एमसीक्यूज की बात करते हैं, the first cells produced by the repeated cell division of germinal epithelium। अब germinal epithelium की बात की गई है, यहां से स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होनी है। तो हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और उसके बाद स्पर्मेटिड्स बनते हैं। तो हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया इसका आंसर है। A type of cell in human testes which produce testosterone। जो दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अगर हम बनाते हैं, सपोज कर लें एक हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये वैसे तो वो एक ही काफी लंबी सी ट्यूब्यूल होती है, लेकिन सपोज कर लें कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के दरमियान में कोई सेल्स मौजूद हैं। इन सेल्स को हम लोग इंटरस्टिशियल सेल्स का नाम देंगे। ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, दीज आर द सेल्स दैट प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। अब यहाँ पे इसको ड्रॉ करने की रीजन ये है कि आपको ये पता चल जाए, इसके बारे में भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि इंटरस्टिशियल सेल्स कहाँ पर पाए जाते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। Which one of the following differentiates directly into mature sperm? तो स्पर्मेटोजेनेसिस में अगर दोबारा जाते हैं तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम बना, उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड जो बना, इट डिफरेंशिएट्स डायरेक्टली इनटू द मैच्योर स्पर्म। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा। सिर्फ और सिर्फ आपने ये वाला एक रनडाउन याद करना है। इस सेम चीज से मल्टीपल एमसीक्यूज बनते हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। What is the location of interstitial cells? अभी हम लोगों ने एक एमसीक्यूज पहले ये बात की थी कि जो हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, इनके दरमियान में, नॉट इनसाइड, बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये वाले सेल्स पाए जाते हैं। दिस विल बी द आंसर।
स्पर्मेटोगोनिया, अब वही वाली बात दोबारा से कि उस पूरे के पूरे फिनोमिना में से, पूरे के पूरे प्रोसेस में से अलग अलग एमसीक्यूज बनेंगे। तो स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट्स डायरेक्टली इनटू, स्पर्मेटोगोनिया से डायरेक्टली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, उनसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ या मैच्योर स्पर्म्स। During spermatogenesis, the dash which are haploid cells eventually mature into spermatozoa या mature sperms। तो अगर आप लोगों को पहले वाली स्टेटमेंट की बात, पहले वाली स्टेटमेंट समझ नहीं आती कि हैप्लॉइड सेल्स कौन से होंगे, लेकिन आप लोगों को ये वाली चीज तो समझ आ गई कि मेच्योर स्पर्म्स में डायरेक्टली डेवलप होने वाले जो सेल्स होते हैं, दे आर स्पर्मेटिड्स। Which one of the following is a diploid structure? तो हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम एक वो डिप्लॉइड होता है, स्पर्मेटोगोनियम से माइटोसिस से बनने वाला प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वो डिप्लॉइड होता है। इसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस में कोई भी डिप्लॉइड सेल नहीं बनता, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो हैं दे आर डिप्लॉइड। Which one of the following causes growth and development of germinal epithelium? तो हम लोगों ने पहले बात की थी कि जो follicle stimulating हार्मोन होता है, इसने एक तो सर्टोली सेल्स के साथ इंटरेक्ट करना है, दूसरा इसने जो जर्मिनल एपिथेलियम है उसकी ग्रोथ करवानी है, वहां से जो स्पर्मेटोगोनियम है उनको रिलीज करवाने में हेल्प करना है। follicle stimulating hormone is the answer. स्ट्रक्चर दैट अंडरगोज मियोसिस 1, हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ी थी, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस 1 होती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस 2 होती है, तो इसका आंसर है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फ्रुक्टोज प्रोडक्शन एज न्यूट्रिशनल कंपोनेंट फॉर स्पर्म इज द, तो देखिए सीमन के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद थी, सीमन में असेसरी ग्लैंड की सिक्रीशंस और स्पर्म्स मौजूद थे। उन असेसरी ग्लैंड्स के अंदर एक ग्लैंड ऐसा था जो कि फ्रुक्टोज बनाता था एज अ न्यूट्रिएंट फॉर स्पर्म्स, उस असेसरी ग्लैंड का नाम था सेमिनल वेसिकल। ठीक है, दूसरा वाला हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड है जो कि सिट्रेट बनाता है। All of the following contributes to the formation of sperm semen except, तो हमारे पास ये तीनों के तीनों जो ग्लैंड्स हैं ये सीमन को बनाने में हेल्प करते हैं। वैस्ट डिफरेंस कोई हेल्प नहीं करता, ये सिर्फ एक चैनल है जो कि एपिडिडाइमस से स्पर्म्स को लेकर यूरिथ्रा तक पहुंचा देगा बस। All of the following structures are paired except, हम लोगों ने बात पहले की थी, एक तो टेस्टिस जो हैं वो पेयर फॉर्म में होते हैं, दो टेस्टिस होते हैं, उसके अलावा सेमिनल वेसिकल भी पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, काउपस ग्लैंड या बल्बोरेथ्रल ग्लैंड भी पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, मगर प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये सिंगल ग्लैंड होता है जो कि स्मूथ मसल्स और ग्लैंडुलर टिश्यू इन दोनों के मिलने से बनता है। The main function performed by bulbourethral gland in human is are, तो बल्बोरेथ्रल ग्लैंड का मेन जो पर्पस होता है, उसने सीमन के रिलीज होने से पहले अपनी बेसिकली सिक्रीशन या बल्क ऑफ सीमन के रिलीज होने से पहले अपनी सिक्रीशन को रिलीज कर देना है, और उसकी वजह से क्या होता है कि यूरिथ्रा न्यूट्रलाइज हो जाता है ताकि जो स्पर्म्स हैं वो किल ना हो जाए, वो मर ना जाए एसिडिटी की वजह से। How many spermatozoa and ova are produced from 50 primary spermatocytes and 50 primary oocytes? अब ना हम लोग जब फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, साइकिल पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जो एक प्राइमरी oocyte है उससे आगे जाकर एक ही ओवम बनता है। ठीक है, लेकिन एक आप लोगों ने भी देखा कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स बन रहे थे। तो हमारे पास अगर 50 प्राइमरी oocyte हैं तो वो 50 ओवम बनाएंगे, लेकिन 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो हैं वो 200 स्पर्म्स बनाएंगे। तो इसका आंसर बिल्कुल उसी तरह से होगा कि 200 स्पर्मेटोजोआ एंड ओनली 50 ओवा, क्योंकि फीमेल में एक टाइम पे एक ही एग प्रोड्यूस होना है, मल्टीपल एग्स प्रोड्यूस नहीं होते नॉर्मली। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, और उसका आंसर हमारे पास बी वाला है, 200 स्पर्मेटोजोआ एंड 50 ओवा।